लखनऊ के पौष इलाके में एक बेहद ही आलीशान कोठी, 1 करोड़ की संपत्ति वाला घर। और इस घर में जितने भी व्यक्ति थे, कोई आईआईटी पास आउट था, तो कोई इंजीनियर, तो कोई इस घर में डॉक्टर था। लेकिन दोस्तों, इस घर को जो आस पड़ोस के लोग थे, जब उस एरिया से निकलते थे, उस दरवाजे के आगे से निकलते थे, तो कोई इस घर को पागलों का घर कहता था, कोई इसे भूतिया घर कहता था, कोई इस घर को इस तरीके से देखता था कि उसे हैरत होती थी। और जितने भी लोग उधर से निकलते थे, सारे के सारे लोग अपनी नाक पर रुमाल रख लिया करते थे, क्योंकि इस घर से बेहद ही अजीब तरीके की बदबू आती थी। और दोस्तों, इस घर की पूरी हकीकत और इस घर के अंदर जो रहने वाले लोग थे, उनके साथ में क्या हुआ, क्योंकि समय समय पर इस घर से लाशें निकलती थी। बहरहाल दोस्तों, इस घर की कहानी यकीनन आप लोग सुनेंगे तो आप लोग हैरत करेंगे, क्योंकि ये कहानी जो है, ये आज भी पुलिस के लिए रहस्य बनी हुई है। तो क्या हुआ था इस पूरी कहानी के अंदर, आखिर इस घर को भूतिया घर क्यों कहा जाता था, पागलखानों का घर क्यों कहा जाता था, ये सारी चीज़ें बहुत ही विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। कल के दिन जिन लोगों ने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, उनके सारे के सारे कमेंट्स आज के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूंगा। तो आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, आप लोग बस अपना कमेंट्स कर दीजिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे, ये कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप लोग जो भी कमेंट्स करेंगे, वो हमारे लेटेस्ट वीडियो में करेंगे, और जो भी लेटेस्ट वीडियो के कमेंट्स होते हैं वो मैं अगले दिन पढ़ता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। ऊट पटांग सा मेकअप कर रखा है एक लड़की जिसका नाम हुमा, और वो एटीएम पर पैसे निकाल रही है और अजीब तरीके की धुन में वो गाना गा रही है। जितने भी लोग होते हैं वो उस हुमा को घूर रहे होते हैं। अब जैसे ही हुमा उन लोगों की तरफ देखती है कि ये लोग मुझे घूर रहे हैं, वो लड़की चीखने लगती है, वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और जितने भी लोग थे वो इस घर को यही कहते हैं कि ये पागलों का घर है। दरअसल इस घर से जो चीज़ें हुई वो इसी तरीके की हुई कि लोग इस घर को पागलों का घर भी कहते थे। दरअसल दोस्तों, लखनऊ का एक इलाका है निराला नगर, जिसे लखनऊ का काफ़ी ज़्यादा पॉश इलाका भी कहा जाता है। इसी घर की अचानक से एक दिन डोरबेल बजती है। अब जब डोरबेल बजती है तो काफ़ी समय के बाद में घर के अंदर से एक व्यक्ति निकल के आता है, जिस व्यक्ति का नाम फिरोज़ होता है। अब फिरोज़ जैसे ही घर के अंदर से निकलता है तो सामने वाले व्यक्ति जिसने उस घर की डोरबेल बजाई थी उससे पूछता है क्या चाहिए। तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो कहता है कि साहब, आपके घर से अजीब तरीके की बदबू क्यों आ रही है। जब वो बदबू के बारे में पूछता है तो जो फिरोज़ होता है वो उसी के मुंह पर दरवाज़ा दे मारता है, यानी दरवाज़ा बंद करता है और अंदर जाता है, रूम स्प्रे लेता है और सारी ही जगहों पर रूम स्प्रे छिड़कने लगता है। अब दोस्तों, ये दिन तो गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है, ये जो फिरोज़ था, जिसकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष के आसपास थी, और ये अपने घर के बाहर जो दीवार होती, उस दीवार को एक तरीके से एक स्केल से नाप रहा है। और वहाँ पर जो लोग हैं वो चहलकदमी कर रहे हैं, लेकिन जो फिरोज़ था अपनी धुन में किसी पर ध्यान नहीं देता है, और ये स्केल से उस बाउंड्री वॉल को नाप रहा होता है। कभी इंची टेप से नाप रहा होता है, कभी बाउंड्री वॉल से नाप रहा होता है। आप दोस्तों सोचिए कि एक आम इंसान आखिर एक दीवार को एक स्केल से कैसे नाप सकता है। अब दोस्तों, ये अपनी धुन में था और जो लोग थे वो चहलकदमी कर रहे थे, अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे कि ये क्या घर है, इस घर में एक 50 साल का बुजुर्ग इस तरीके की हरकतें कर रहा है। ऊपर से इस घर से जो बदबू आती है वो ऐसी होती है कि इसने सारे पड़ोस को परेशान कर रखा है। उसी समय एक व्यक्ति फिर से फिरोज़ के पास जाता है और कहता है कि फिरोज़, तुम्हारे घर से अजीब सी बदबू क्यों आती है। अब फिरोज़ जैसे ही ये बात सुनता है वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है कि वो तुरंत अपने घर में जाता है, अंदर से गेट बंद करता है और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद निकल के आता है और उसके हाथ में कुछ अगरबत्तियाँ होती हैं और वो अगरबत्तियों को इधर उधर घुमा रहा होता है, यानी जिससे वो जो बदबू है वो बदबू भाग जाए। लेकिन किसी के भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता है। दरअसल इसी तरीके की घटना फरवरी साल 2016 में भी हुई थी, जब इस घर से दिन ब दिन जो बदबू थी वो बढ़ती जा रही थी। और अगली सुबह किसी ने देखा कि जो फिरोज़ है, इस घर में रहने वाला व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 50 साल है, ये घर के बाहर रखे हुए डस्टबिन से कुछ बीन रहा है। और डस्टबिन से कुछ बीन रहा होता है, उसमें से कुछ टुकड़े चुनता भी है और चुनने के बाद में उसमें से कुछ टुकड़े खाता है। बाकी बचे हुए जो टुकड़े होते हैं उनको लेकर अंदर चले जाता है। और जितने भी लोग वहाँ से गुजर रहे थे सब आपस में कानाफूसी कर रहे थे, सब आपस में बतिया रहे थे कि कौन यकीन करेगा कि ये जो फिरोज़ है ये बीटेक पास आउट है और एक बेहतरीन नौकरी से रिटायर्ड अफसर है।
इस तरीके की बातें लोग कर रहे थे, लेकिन लोग बीच बीच में ये बातें भी कर रहे थे ज़रूर से ज़रूर इस घर पर या तो कोई भूतिया असर है, इस घर पर कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से जो फिरोज़ की हालत है वो ऐसी है। अब दोस्तों उसी दिन शाम को एक व्यक्ति फिर से फिरोज़ से कहता है कि तुम्हारे घर से इतनी ज़्यादा बदबू क्यों आती है भाई, आखिर रीज़न क्या है। तो जो फिरोज़ होता है किसी की बात पर कोई तवज्जो नहीं देता है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। उसी समय जो पड़ोस में कुछ लोग होते हैं वो फिरोज़ के एक रिश्तेदार वसीम को कॉल करते हैं और वसीम को कॉल करने के बाद में बताते हैं कि तुम्हारा जो रिश्तेदार है फिरोज़, इसके घर से अजीब तरीके की बदबू आती है और इस बदबू ने पूरे पड़ोस का जीना दूभर कर रखा है। तुम प्लीज़ आओ और यहाँ देखो कि इस घर से जो बदबू आ रही है उसके पीछे रीज़न क्या है। अब जो वसीम था जब इस तरीके की बातें सुनता है तो वसीम भी आनन फानन में फिरोज़ के घर पहुँच जाता है। अब जैसे ही वसीम दरवाज़ा खोलता है और कुछ आस पड़ोस के लोग भी होते हैं साथ में जाते हैं, और तो वसीम अंदर जाने के बाद में देखता क्या है कि पूरे घर में अजीब तरीके की बदबू फैली हुई है। फिरोज़ भी वहाँ पर आ जाता है। अब वसीम जो था फिरोज़ से पूछता है कि ये बदबू किस चीज़ की आ रही है। वो अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए ये सारी बातें कर रहा होता है, लेकिन जो फिरोज़ था वो वसीम की एक भी बात का जवाब नहीं देता है। अब वसीम इधर उधर देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। तो वसीम को दिखाई पड़ता है कि एक कमरा है और जिस कमरे में ताला लगा हुआ है। अब वसीम कहता है फिरोज़ से कि इस कमरे के ताले को खोलो, लेकिन जो फिरोज़ होता है वो उस ताले को खोलने से इनकार कर देता है। अब वसीम लगातार फिरोज़ से फोर्स करता है कि इस दरवाजे को खोलिए, लेकिन फिरोज़ पूरी तरीके से इनकार कर देता है और वसीम अगर खोलने की कोशिश करता है तो फिरोज़ उसको दरवाज़ा खोलने नहीं देता है। अब फिरोज़ जब इस तरीके की हरकतें करता है तो जो रिश्तेदार वसीम था ये परेशान हो जाता है। पड़ोसियों के कहने पर यह पुलिस को कॉल करता है और पुलिस की एक टीम जब वहाँ पर पहुँचती है और जैसे ही उस घर के अंदर जैसे तैसे दाखिल होती है तो उस घर में बदबू के मारे ठिकाना नहीं होता है। अब वसीम जो था वो उस रूम की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि साहब बदबू इधर से आ रही है। उसके बाद में पुलिस वाले जैसे तैसे उस गेट के ताले को तोड़ते हैं और ताला तोड़ने के बाद में जैसे ही इंटर होते हैं बदबू के मारे सबका बुरा हाल हो जाता है। पूरे कमरे के अंदर अजीब तरीके के जाले, कुछ सामान इधर उधर फैला हुआ है, यानी एक तरीके से एक भूतिया कमरा, एक वीराना कमरा लग रहा था और मानो जैसे बरसों से वो कमरा कभी खुला ही ना हो। बीच में एक चारपाई पड़ी हुई थी और चारपाई पर एक कंबल नुमा कुछ पड़ा हुआ था। पुलिस जब ये देखती है तो पुलिस एकदम से हैरान हो जाती है, ये कैसा कमरा है और इस कमरे से आखिर इतनी बदबू आ क्यों रही है। अब दोस्तों उसमें से एक पुलिसकर्मी जो होता है वो उस चारपाई की तरफ बढ़ता है जो खटिया वहाँ पर पड़ी हुई थी जिस पे वो कंबल पड़ा हुआ था, और जैसे ही वो पुलिसकर्मी उस खटिया के पास जाता है वो तुरंत दबे पाँव पीछे हट जाता है। दूसरा पुलिसकर्मी उससे हैरानी से पूछता है कि क्या हुआ। तो वो जो पुलिसकर्मी उस चारपाई के पास गया था वो फटी आंखों से कहता है कि साहब ये कोई कंबल नहीं है बल्कि एक लाश है। अब जब इस तरीके की बात बाकी के पुलिस वाले सुनते हैं और वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सुनते हैं, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद में वसीम जो रिश्तेदार था वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद में पहचान कर कहता है कि साहब ये जो लाश है दरअसल ये फिरोज़ की माँ की है जिनका नाम डॉक्टर मोना था और जो कि एक पेशे से एक डॉक्टर थी। अब उसके बाद में पुलिस जो होती है फिरोज़ से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन फिरोज़ जो था ये पीछे हटकर खड़ा हो जाता है, किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद में पुलिस कहती है कि तुम्हारी माँ की लाश मिली है, क्या हुआ था, कैसे इनकी मौत हुई थी। तो उस पर फिरोज़ जवाब देता है कि तमीज़ से बात कीजिए, तुम्हें पता है कि मुझे लंदन की एक यूनिवर्सिटी से जॉब का ऑफ़र मिला था। पुलिस पूछ कुछ और रही थी लेकिन फिरोज़ जवाब कुछ और दे रहा था। फिर उसके बाद में पुलिस पूछती है कि तुम्हारी माँ की आखिर मौत कैसे हुई थी। तो फिरोज़ फिर से बताता है कि वो मर गई, कैसे मरी मुझे क्या पता, मुझे तो बस बदबू आती थी। तो पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारी माँ की मौत कब हुई थी। उसके बाद में फिरोज़ पुलिस को जवाब देता है कि मैंने आंध्र प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था, लेकिन वहाँ पर इस तरीके का कोई भी सवाल नहीं था तो इसका जवाब भी मुझे नहीं पता। अब जब फिरोज़ पुलिस को इस तरीके से जवाब देता है तो पुलिस ये साफ तौर पर समझ चुकी थी कि जो फिरोज़ की दिमागी हालत है ये ठीक नहीं है। बाकी के आस पड़ोस के जो लोग होते हैं और जो रिश्तेदार वसीम होता है उन सबसे जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि जो फिरोज़ की माँ थी जिनका नाम मोना जुबीन था और जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी थी, एक डॉक्टर थी, और इनके पिता रहमत जिनकी 10 साल पहले मौत हो गई थी। उसके बाद में जो फिरोज़ की माँ थी ये अपनी बेटी हुमा और फिरोज़ के साथ इसी घर में रहती थी। लेकिन जब पुलिस आई, बाकी के लोग आए तो उस समय हुमा इस घर के अंदर मौजूद नहीं थी, जबकि सुबह तक तो हुमा को इस घर के अंदर देखा गया था। अब दोस्तों पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि हुमा कौन है, आखिर कहाँ गई। उसके बाद में हुमा की जो है वो छानबीन शुरू की जाती है। आस पड़ोस के लोगों से हुमा के बारे में पूछा जाता है तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि सुबह तो हुमा मकान की छत पर खड़ी हुई थी और टंकी के पास में सारे लोगों को फ्लाइंग किस कर रही थी और वो चीख रही थी कि वो फिल्म स्टार है, और उसके बाद से हुमा को किसी ने नहीं देखा। अब दोस्तों पुलिस जब अपनी छानबीन शुरू करती है तो दरअसल पिछली कहानी सामने आती है।
दरअसल पुलिस को जो पिछली कहानी सामने आती हुई दिखाई पड़ती है वो ये होती है कि तकरीबन अब से 10 साल पहले इस घर से अचानक बदबू आने लगती है। जब इस घर से बदबू आती है, आस पड़ोस के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वो इस घर में आते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, फिरोज़ के परिवार वालों से कि आखिर बदबू क्यों आ रही है। तो फिरोज़ के परिवार वाले किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। उसके बाद में पुलिस को खबर की जाती है और पुलिस जब आती है और इस घर के अंदर जाती है, और जब घर के अंदर जाने के बाद में छानबीन की जाती है तो इस घर से 91 वर्षीय जो रहमत थे, जो फिरोज़ के पिता थे, उनकी डेड बॉडी मिलती है। और उस समय पुलिस को पूछताछ में ये पता चला था कि जो रहमत थे, इनकी मौत तकरीबन 1 महीना पहले हो चुकी थी और 1 महीने से ये जो परिवार था ये इसी सड़ी गली लाश के साथ में इस घर में रह रहा था और किसी ने इनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया था। दरअसल दोस्तों, जो रहमत था ये IIT मद्रास से MA करने वाला स्कॉलर था, जो कि लखनऊ में विकास प्राधिकरण में चीफ इंजीनियर रहा था। और रहमत की मौत के बाद में फिरोज़ और उसका जो परिवार था वो 1 महीने तक उसी लाश के साथ में इस घर के अंदर रहता रहा, इसी बदबू के साथ में। 2007 में जब ये पूरा मामला सामने आया था तो इस घर की जो सुर्खियां थी पूरे लखनऊ में क्या बल्कि पूरे प्रदेश में छाई हुई थी कि ये घर से 1 महीने के बाद में एक कंकाल मिला जो कि पूरी तरीके से सड़ गल चुका था। अब साल 2017 आ चुका था और साल 2017 में जो रहमत की पत्नी मोना थी, जिनकी उम्र भी लगभग 91 साल के आसपास ही बताई जा रही थी, उनकी लाश मिली और वो भी 2 महीने के अंदर ये लाश मिली थी। अब दोस्तों, पुलिस उस लाश को लेकर उसका DNA वगैरह, उसको पोस्टमार्टम जो भी रहता है अपनी रिपोर्ट्स कराने के लिए भेजती तो है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस घर में आखिर 2 से 2.5 महीने के बाद में क्या होने वाला है। दरअसल लाश जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, वो सारी जब जाँच आती है तो उस जांच में ये चीज़ें तो पता नहीं चलती हैं कि जो मोना थी, जो डॉक्टर थी, उनकी हत्या की गई है या फिर उनकी मौत हुई है। यानी हत्या की कोई चीज़ें, कुछ एविडेंस नहीं मिलते हैं, इसलिए जो केस था ये धीरे धीरे धूमिल हो जाता है। और उसके बाद में दोस्तों 1 महीना आता है, अप्रैल का महीना। और दोस्तों अप्रैल 2017 में भी इस घर से अचानक से बदबू आने लगती है फिर से। ये तीसरी मर्तबा था जब इस घर से बदबू आ रही थी। अब आस पड़ोस के लोग फिर परेशान। इस घर ने तो इस मोहल्ले का जीना दूभर कर रखा था, इसलिए आस पड़ोस के लोग फिर से जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं कि शायद फिरोज़ निकल के आए और इस बदबू का राज बताए। लेकिन इस बार ना तो दरवाज़ा खुलता है और ना तो अंदर से किसी की आवाज़ आती है। अब घबराए हुए लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस उसके बाद में तुरंत मौके पर पहुँचती है और उस घर का दरवाज़ा तोड़ती है। अब दोस्तों दरवाज़ा तोड़ने के बाद में जब पुलिस घर के अंदर घुसती है तो वहाँ पे देखती है तो कोई भी उस घर के अंदर मौजूद नहीं था, बल्कि सुबह तक तो इस घर के अंदर जो हुमा थी उसको देखा गया था, लेकिन अब हुमा इस घर में नहीं थी। अब हुमा घर में थी, लगातार घर से बदबू आ रही थी, यानी शक साफ तौर पे था कि फिरोज़ के साथ में कुछ ना कुछ हादसा हुआ है। अब फिरोज़ की तलाश पूरे घर में की जाती है तो इस बार किसी कमरे में नहीं बल्कि बाथरूम के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है जो कि पूरी तरीके से सड़गल चुकी थी। अब पुलिस उस डेड बॉडी को देखती है तो पता चलता है ये फिरोज़ की ही डेड बॉडी है। एक चप्पल उसकी कहीं पड़ी थी, एक चप्पल उसके पैर में थी। पहली दफ़ा तो ये शक होता है कि शायद फिरोज़ फिसल गया हो, जिस वजह से गिरा हो और उसके सर पर चोट आई हो, काफ़ी ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हुई हो। लेकिन दोस्तों पुलिस को कहीं ना कहीं ये शक होता है कि इस बार जो मामला है ये साधारण मौत का नहीं है, बल्कि ये मामला कत्ल का मामला है। अब दोस्तों हसनगंज की पुलिस कई पहलुओं पर जांच करती है। पहली बात तो ये, पुलिस को शक होता है कि इसके पैर में एक चप्पल है, एक चप्पल नहीं है, कि फिसल गया होगा जिसकी वजह से इसके सर पर चोट लगी गई हुई। लेकिन उसके बाद में जब डेड बॉडी को बहुत बारीकी से देखा जाता है तो पता चलता है कि इसके गले पर किसी तेज़ धारदार हथियार को चलाया गया है। तो पुलिस को पहली बार तो ये शक होता है कि फिरोज़ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, हो सकता है उसने आत्महत्या करने की कोशिश की हो। लेकिन एक शक ये भी जाता है कि कोई व्यक्ति कितना भी पागल होगा तो वो आखिरकार अपना गला रेत कर आत्महत्या क्यों करेगा। यानी सभी पहलुओं से पुलिस का जो शक था ये अब कत्ल की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब दरअसल दोस्तों पुलिस के जो सवाल थे ये इसलिए भी बढ़ते जा रहे थे, कत्ल की तरफ शक इसलिए भी जा रहा था कि पिछले 7 दिनों से जो हुमा थी वो इसी घर में रह रही थी और इस घर से लगातार बदबू भी आ रही थी। लेकिन दोस्तों करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का घर, हुमा इस घर में रह रही थी, अचानक से हुमा गायब, तो सवाल उठना तो लाजमी थे। अब दोस्तों पुलिस के सामने बड़ी मुश्किल थी कि ये सिर्फ कत्ल था या फिर खुदकुशी थी। अगर हुमा कातिल थी तो वाकई में अगर वो कातिल थी तो 7 दिनों तक लाश के साथ क्यों रहती रही। MA की डिग्री इंग्लिश से लेने वाली हुमा, जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, वो ऐसा क्यों करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हुमा किसी की कठपुतली बन गई हो और उसने ये करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए फिरोज़ का कत्ल किया हो। अब दोस्तों पुलिस अपनी छानबीन जारी रखती है क्योंकि हुमा का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद में हुमा एक ATM पर पैसे निकालने के लिए आती है और वहीं पर पुलिस जो थी वो हुमा को गिरफ्तार कर लेती है।
दरअसल हुमा पुलिस को अलग तरीके के जवाब देती है, अटपटे जवाब देती है, क्योंकि उसका भी जो दिमागी संतुलन था ये ठीक नहीं था। दरअसल पुलिस जब काफ़ी ज़्यादा उससे पूछताछ करती है, काफ़ी ज़्यादा उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, तो हुमा बताती है दरअसल वो अपने गोमती नगर में अपने एक दोस्त के साथ रह रही है और एटीएम पर कुछ पैसे निकालने आई थी। और दोस्तों उसके बाद में ये जो पूरा केस था, जो फिरोज़ की मौत हुई थी, एक तरीके से पहेली बनी पड़ी थी। पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ इस केस में, क्या नहीं हुआ। एक तरीके से अधगली सड़ी हुई लाश मिली है, कातिल कौन है या फिर आत्महत्या है, पुलिस के सामने सवाल कई थे, लेकिन पुलिस के सामने रास्ता कोई नहीं था। अब दोस्तों इस पूरे मामले में नया मोड़ जब आता है, जब इसी महीने हुमा को पता चलता है कि जो फिरोज़ था उसके घर में एक माली रहता था। इस माली का नाम राहुल पटेल था और राहुल पटेल का एक साथी था भोला, जिन्होंने विशाखंड की उनके परिवार की जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को हथिया लिया है। जब हुमा को ये बात पता चलती है वो तुरंत पुलिस थाने पहुंचती है नवंबर के महीने में और पुलिस वालों को सारी बात बताती है। और वो बताती है कि जो राहुल पटेल और उसका साथी भोला सिंह है उसी ने उसके भाई फिरोज़ की हत्या की है और उन्होंने ही जो उनकी विशाखंड की जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को हथिया लिया है। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है, अब दोस्तों पुलिस जो थी वो अपनी तफ्तीश नए सिरे से चालू करती है। बहरहाल दोस्तों जो फिरोज़ का कत्ल था ये एक पहेली बनकर रह गया। आप लोगों को ये घटना कैसी लगी? और इस घटना को सुनने के बाद में एक चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि जो परिवार था, पूरा का पूरा परिवार मानसिक रूप से बीमार था और पूरे परिवार के साथ में अजीब अजीब तरीके के हादसे हो गए। हालांकि बाकी सारे लोगों की मौत जो थी वो नेचुरल थी, लेकिन जो फिरोज़ का कत्ल हुआ वो प्रॉपर्टी की वजह से हुआ। लेकिन दोस्तों क्या ज़्यादा पढ़ लिख जाने की वजह से ये लोग एक तरीके से मानसिक बीमार हो गए, या फिर परिवार से या समाज से अलग थलग रहने की वजह से ये जो परिवार था ये मानसिक बीमार हो गया? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो कमेंट्स विस्तार से नहीं पढ़ूंगा, बस नाम लूंगा। तो पहला जो कमेंट्स आया है सिकंदर चकी का है, कहते हैं कहानी बहुत अच्छी लगी। उसके बाद में AS 617 लिखते हैं थैंक यू। उसके बाद में ओल्वर माचांडो लिखते हैं थैंक यू। उसके बाद में प्रकाश राज हैं, वो लिखते हैं लवली सर, तो प्रकाश राज जी आपका बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद में अमित कुमार जी हैं, लिखते हैं हॉरर स्टोरी सुनाइए, तो आज की स्टोरी जो है हॉरर है। संजू राजपूत जी अपना कमेंट्स करते हैं भाई। उसके बाद में जो जाहिद हैं ये अपना कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं, ये अपना कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में रहमत शेख हैं, ये अपना कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में ज्ञान सिंह जी हैं, ये लिखते हैं मलिक साहब आपके माध्यम से सुनील झाकर जी को राम राम, जो कि बीकानेर से हैं और मेरी जन्मभूमि भी है, अभी हम पंजाब में हैं। तो ज्ञान सिंह जी जो कि पंजाब में रहते हैं और इनके दोस्त हैं सुनील झाकर जो कि बीकानेर में हैं, तो उनको ये नमस्कार कहते हैं मेरे माध्यम से। तो भाई सुनील झाकर जी आपको आपके दोस्त की तरफ से नमस्कार है। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है सुनील त्यागी जी का है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये अनुज गोदारा जी का है। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है वी आर इंडियंस। उसके बाद में दोस्तों जो कमेंट्स है ये लिखते हैं सर जी राजस्थान के सुखदेवा मर्डर की कहानी सुनाइए, 5 दिसंबर को जो मर्डर हो गया था। दरअसल जो सुखदेव है उनका जो मर्डर हुआ, बहुत सारे लोगों ने इस क्राइम स्टोरी को कवर कर लिया। हर न्यूज़ चैनल पर यही क्राइम स्टोरी दिखाई पड़ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है कि बहुत लोगों ने इस पे सुना दिया हो, बहुत सारे लोगों ने सुन लिया हो, इसलिए मैंने इस कहानी को कवर नहीं किया। लेकिन आप लोग कमेंट्स करिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं ये कहानी मैं अपने अंदाज में आप लोग को सुनाऊं तो डेफिनेटली मैं आप लोग को सुनाऊंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो, ये कहानी, हमारा जो अंदाज़ था ये पसंद आया होगा। और आज की जो कहानी थी ये थोड़ा डिफरेंट थी, अवैध संबंधों से हटके थी। एक ऐसे परिवार की कहानी थी जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था और उसके बाद में उस परिवार के साथ में जो हुआ यकीनन वो हैरान करने वाला था। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।